वेलकम टू ज़ोमिन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पीटीआई और हुकूमत टकराव मुस्तकिल जारी है। इंटरनेशनल लॉबिंग और सोशल मीडिया एक्टिविज़म, नुकसान होगा या फ़ायदा, और शार्क का इंटरनेट पे कब्ज़ा जारी, ये सब आज के ज़ोमिन में। सबसे पहले बदलती दुनिया की न्यू रियलिटीज़ और हम कहाँ खड़े हैं। अगर सेंसेशनलिज्म और उससे जुड़े हुए एक्सट्रीमिज़म की मिसाल देखनी हो तो आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको देख लें। आइन के आर्टिकल्स का सहारा लेके कभी हुकूमतें अपने अनडेमोक्रेटिक वे को पर्दा डालती हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार मिसालें देके अपोजिशन में मौजूद जमातें कानून को हाथ में लेती हैं। इस टग ऑफ वॉर में अगर नुकसान होता है तो उस पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान में रहना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है और अपने आप को और इस मुल्क को ग्रो करते हुए देखना चाहता है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त की हुकूमत और पीटीआई की पावर स्ट्रगल ने इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया है। एक इंटरनेट बंद करता है तो दूसरा उसको बंद करवाने का जिम्मेदार है। और अभी एक दहशतगर्दी से जान नहीं छूटी थी कि डिजिटल दहशतगर्दी ने हमें बेसकून कर दिया है। हुकूमत ये नहीं सोच रही कि कितने नए महाज खोलने हैं और पीटीआई ये नहीं सोच रही कि ये नए महाज कल को खुद उनके लिए भी खतरा बनेंगे। हाथियों की इस लड़ाई में इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट और पीस सब कुछ पिस के रह गया है। और ये कहानी मैं बार बार कह चुकी हूँ कि आज की नहीं, हम इस साइकिल में फंस के रह गए हैं। दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड से लेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तक सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस में साइबर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा मसला माना जा रहा है। तकरीबन इन सब ममालिक ने अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स बनाए हैं और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को आने वाले टाइम्स में सब बहुत बड़ा ख़तरा मानते हैं। फैक्ट चेकिंग मुश्किल ज़रूर है लेकिन दुनिया ने इसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जो कि सोशल मीडिया पे एक्सट्रीमिज़म का शिकार है, बजाय इसके कि अपनी पॉलिसीज़ और स्टेट मैकेनिज़म्स में इन नई रियलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करे, वो इंटरनेट बैन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में मसरूफ़ है। बेहतर ये होगा कि ये समझ लिया जाए कि ये चैलेंज मुस्तकिल है। ये आने वाली तमाम हुकूमतें जो आज हुकूमत में हैं और कल अपोजिशन में होंगी, इन सब के लिए इक्वल चैलेंज है। लिहाजा द सूनर वी रियलाइज इट एज अ कलेक्टिव थ्रेट द बेटर। अदरवाइज़ मिसाल के तौर पे हम इस साइकिल में घूमते रहेंगे जहां हर दूसरे दिन बानी पीटीआई की जान को ख़तरा है कि इर्द गिर्द घूमती हुई ट्वीट्स पीटीआई के फॉलोअर्स को इश्तियाल दिलाती रहेंगी और गवर्नमेंट बार बार वजाहत देती रहेगी। और इस फिनोमिना की वाज़ेह मिसाल ये कि आज अडयाला जेल ज़राए को एक दफ़ा फिर ये वजाहत देनी पड़ी है कि बानी पीटीआई जेल में ही मौजूद हैं, उन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया एंड ही इज़ इन गुड हेल्थ। इस बुनियाद पे सोशल मीडिया पे जो सनसनीखेज़ खबरें हैं वो गलत हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा, इसमें रियलिटी कितनी होती है, सेंसेशनलिज्म कितना होता है, इसको कौन मेजर करेगा और कौन इतना रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस पर सियासत ना करे। हमारे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी बानी पीटीआई से और इस बारे में हम मुस्तकिल आपके इंटरव्यूज़ और जो कुछ आप मीडिया पे कह रहे थे हम सुन रहे थे। अब जो ज़राए हैं अडयाला जेल रावलपिंडी से, उनका बताना है कि ये जो सारी बातें गर्दिश कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये जेल ज़राए हैं जो ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि बानी पीटीआई अडयाला जेल में ही हैं। ये उनको इसलिए कहना पड़ा कि ओवरसीज़ जो पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं वो वहाँ से जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे, ये शायद उसका जवाब है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अडयाला जेल में है ही नहीं। तो आपकी मुलाकात का चांस तो फिर है, इसका मतलब है आप मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं मिलने के लिए? जी सर, मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मुझे जब फ्राइडे वाले दिन जेल अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये अप्रेज़ किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला में हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनकी कस्टडी उनके पास नहीं है। को थ्रू एप्लीकेशन ऑफ होम डिपार्टमेंट पंजाब न्यू टाउन पुलिस स्टेशन का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहाँ की सिक्योरिटी भी पंजाब पुलिस के पास है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप फिर वहाँ का उनका खाने का, उनके रहने का, उनका लिबास, उनकी दूसरी आसाइशें हैं, ये ज़रूरतें हैं, वो आप कैसे फ्राहम कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कि वो तो पुलिस वाले हैं, उन्हीं के पास है। तो अब मेरा ये सवाल ये है कि ये जो जेल के ज़राए हैं, अगर मुझे जेल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि उनकी कस्टडी उनके पास नहीं है,
तो ये वजाहत तो पंजाब पुलिस की तरफ से आनी चाहिए थी, तो पुलिस की तरफ से ये चीज़ तो नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। ओके तो वो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं, वो तो सुबह, क्योंकि वहाँ पे तारीख है, हमारे 3 केसेस लगे हुए हैं, दहशतगर्दी के जो 9 मई की केसेस हैं वो भी कल हैं। उसके बाद ये जो न्यू टाउन वाला है FIR ये भी है, और तो जो अलकादर ट्रस्ट का केस है वो भी कल लगा हुआ है। तो ये तीनों केस हैं, तो इसमें मुझे अब आई एम नॉट श्योर कि ये अब क्या करेंगे। और मुझे ये भी इस बात पे भी थोड़ी हैरानगी है कि इमरान खान साहब से जो एक्सेस है लॉयर्स की, वो क्यों रोकी गई है, उसकी वजह क्या है? कोई ऐसी वजह तो है नहीं। लास्ट क्योंकि कब मिले थे वो कलाम से? लास्ट मैं ही मिला था जी 26 तारीख को। जब उनका रिमांड 6 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था तो मैं ही मिला था। मेरे साथ हमारे वकील टीम थी, तो 3 लोग थे हम लोग, तो हम लोग मिले थे जब उनका रिमांड 6 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो उसके बाद से जो एज पर द लॉज, लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं, हमारा आइन भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, बैनुल अक़वामी और मुल्की कानून में एक्सेस टू जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस, ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट तो अगर कोई रिमांड पे, फिजिकल रिमांड पे भी पुलिस की कस्टडी में है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप खानदान के लोगों से या वकला से या उनके दोस्तों से आप उनको छुपा लेंगे, उनकी मुलाकात नहीं होने देंगे। वो तो ये फैसल साहब, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट टाइम से अब तक में हालात जिस तरीके से चेंज हुए हैं, तो उन तक एक्सेस ना देना शायद उसकी बैकग्राउंड यही है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये कब तक परसिस्ट करता है, वी डोंट नो। ऑन अ डिफरेंट नोट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप लास्ट टाइम भी मिले थे उनसे, उस वक्त ये फाइनल कॉल और उससे रिलेटेड एहतजाज वगैरह चल रहा था, तो कोई पॉलिटिकल बात भी हुई थी उनसे? कोई उन्होंने आपको बताया, उन तक कोई मैसेज पहुंचा था कि उनको कैसा एक्सप्लेन किया जा रहा है जेल के अंदर, के रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का, स्टेट कैसे बिहेव कर रही है? वो वेल इन्फॉर्म थे? क्योंकि एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर साहब से मुलाकात हो चुकी थी, तो वो उस में तो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। फिर उन्होंने जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली देखें ना, इमरान खान साहब और पॉलिटिकल बात तो ना हो, ये तो नहीं हो सकता। खालिस्तान कानूनी मामलात भी जो है वो पॉलिटिकल मामलात से जुड़े रहते हैं। तो बात तो डेफिनेटली उनके साथ हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि काफिला कहाँ तक पहुंचा है, तो मैंने उनको कहा कि वो संजानी से तकरीबन 0 पॉइंट पे तक पहुंच चुका था। बिकॉज व्हेन आई क्रॉस्ड, मैं आई हैड टू राइड ऑन अ बाइक टू रीच अडयाला, तो मैं काफिले की टेल पे था, तो टेल पेशावर मोड़ क्रॉस कर चुकी थी। तो मैंने उनको बताया कि टिल टाइम आई रीच है, तो वो तो अब डी चौक में या पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो उन्होंने कहा तो संजानी से तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है, बिकॉज वो आगे चले गए हैं। तो ये बात तो उनके साथ हुई। फिर मैंने उनसे वीडियो मैसेज का पूछा कि ये सुनने में आ रहा था कि आपकी को रात को वीडियो रिकॉर्ड कराने कोई आ रहा था, तो उन्होंने कहा 40 सेकंड की वीडियो मुझे कहा रिकॉर्ड कराएं। तो मैंने कहा कि 40 सेकंड की वीडियो तो नहीं हो सकती, ज़रा इमरान खान साहब तो अपना पूरा मैसेज रिकॉर्ड करवाएंगे जब भी करवाना है। तो वो फिर रिकॉर्ड कराने को, ये तो रात को जो लोग वहां पे गए थे, जिनकी रात गए मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा। PTI के लोग, यू मीन? देखिए वहां पे तो गौर साहब गए थे, उनके साथ कुछ और लोग भी होंगे, तो डेफिनेटली ये तो गौर साहब ही हतमी तौर पे बता सकते हैं कि साथ में कौन था। और 40 सेकंड की वीडियो का तो फ्रैंकली कुतुब भी नहीं बनता था। इमरान खान साहब का अगर मैसेज होगा तो वो तो ज्यादा देर के लिए होगा, अच्छा, पूरा मैसेज कन्वे करेंगे। बाहर बुशरा भी कह रही थी कि अगर आप तक कोई वीडियो भी आ जाए बानी PTI की, आपने तब भी उसमें बिलीव नहीं करना। तो हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस कि अगर वो रिकॉर्ड करके भेज भी देते तो बाहर उसका कोई इम्पैक्ट आता? नहीं, वो इमरान खान साहब की वीडियो और कॉल का बहुत इम्पैक्ट है, वो कोई नहीं रोक सकता। वो तो अगर वो इस तरह की बात होती तो, लेकिन इस पे तो ज़नारा ये भी तो हो सकता था कि बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती। एग्जैक्टली। व्हेन गौर साहब और बैरिस्टर साहब की बात की जा रही थी तो मेरा ख्याल है नहीं, वो ऐसी बात नहीं होती। देखिए करने को बहुत कुछ होता है। हुकूमत बदनीयत थी, हुकूमत का पूरा प्लान था, उन्होंने ट्रैप किया मुजाहिरीन को, डेथ चौक में लेके आए और वहाँ पे बंदों की शहादतें हुई हैं, बंदों के ऊपर फायरिंग हुई है। राइट। और इसको सारा प्री प्लान था। उनको संजानी से 0 पॉइंट पे आने दिया गया, एसेट अप्रूवल दी गई थी
और वहाँ पे आके जब ट्रैप तो नहीं किया जाता ना, आप अगर नहीं देना थे तो अच्छा फैसल रास्ते नहीं खोलने थे। फैसल साहब, ये तो अब डिबेट चलेगी, गवर्नमेंट मुस्तकिल निगेट करेगी, पीटीआई वही कहेगी जो आप कह रहे हैं, बट फ्रॉम हेयर ऑन वेयर डू वी गो? ये किस तरफ जाता लग रहा है आपको मामला? देखिए ज़ुनैरा, जो 26 नवंबर को एक इंसिडेंट हुआ है, जो मैसेकर हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक बात है और पाकिस्तान के हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे बात हो रही है और मुझे नहीं पता कि ये किसका पर्पस सर्व कर रहा है। अगर कोई अनाव का, गुस्से का झगड़ा है, देखिए मुल्क तो 25 करोड़ का गुस्से पे तो नहीं चलेगा, उसके लिए तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसका कोई भी फरीक करे वो गालिबन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ भी या होगा भी। गुस्से के मूड में है, बानी पीटीआई भी गुस्से में है, तो कहाँ जाएं हम यहाँ से? देखिए दोनों को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा और गुस्सा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करना पड़ेगा और वही एक हल मुझे नजर आता है वायबल इस सूरत हाल में। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जमातें हैं अपोजिशन में, सबसे पहले अलायंस होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन अलायंस भी अभी तक पीटीआई बना नहीं चाह रही। फैसल साहब, माय लास्ट एंड ब्रीफ क्वेश्चन टू यू, बजाय इसके कि जो आप बात कर रहे हैं या जो फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो पुराने पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं गो फॉर अ ग्रैंड अलायंस, ऑपोजिशन स्ट्रांग हो और गवर्नमेंट को टफ टाइम दे। बट ऑन द कॉन्ट्री अभी तक एहतजाज की कॉल्स से बाहर नहीं आ पा रही है पीटीआई और अपना एक और नुकसान करवा बैठी है, बल्कि इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम नाउ कि चाहे रेंजर्स के लोग हों या आपकी तरफ के पीटीआई के लोग हों, ये एक पाकिस्तानियों का मसला बन गया है। तो डू यू थिंक के बानी पीटीआई वुड रिकंसिडर जो उनकी स्ट्रैटेजी अभी तक रही है? ज़ुनैरा, सबसे पहले जो रेंजर्स के लोग जो शहीद हुए हैं वो तो एक एक्सीडेंट है और उस पे एजाज की एक रिपोर्ट आ चुकी है। तो हुआ है जानी नहीं वो है, बट डू नॉट, वी कैन नॉट ना, इसको हम मुजाहरे के साथ लिंक नहीं कर सकते ना। जो डी चौक में हुआ है वो बिल्कुल और बात हुई है। अब डेफिनेटली इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया था 24 का, तो तब उन्होंने ये कहा था कि हम तो मुज़ाकरात ही कर सकते हैं, हम बंदूकों वाले तो है नहीं। तो सियासी जमातें तो मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात जो है जाहिर है उन्हीं लोगों के साथ हो सकते हैं ना जिनके पास ताकत है। अब ताकत अगर हुकूमत के पास है तो हुकूमत से हो जाएंगे। तो ये बात तो उन्होंने उस वक्त भी की थी, लेकिन मुज़ाकरात से पहलू तही तो हुकूमत ने बढ़ती और उसके बाद भी आप देख लीजिए कि मुसलसल एक अमल जो है वो जारी है। पूरा मुल्क उस जिस तरह से रोका गया, जिस तरह से पीटीआई के लोगों के घरों के ऊपर छापे मार गए, खासकर पंजाब में जिस तरह की ब्रूटैलिटी और जिस तरह का स्टेट ऑपरेशन जो है वो आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, वैसा तो मुल्क में पहले कभी मिसाल नहीं मिली। तो जाहिर है जो आप रिसेंट पॉलिटिकल तहरीकें चली हैं, 2 बड़ी तहरीकें हैं पाकिस्तान की तारीख में, एक MRD और एक ARD, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन दोनों की आप तारीख उठा लें तो अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हुई। देखिए अपोजिशन अगर इकट्ठी होके उसमें तहरीक में जाए तो मजबूत नजर आती है, अगर हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की हो तो वो कमजोर नजर आती है। लिहाजा कोई भी सक्सेसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए जरूरी है कि अपोजिशन का एक अलायंस। और देखिए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टॉक्स एंड टॉक्स। पॉलिटिक्स में कोई और बात नहीं होती और यही वे फॉरवर्ड है। जो लोग समझते हैं कि एजिटेशन जो है वो एक रास्ता है, सिर्फ एजिटेशन कैन बी इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बट इट इज नॉट द स्ट्रेटजी एट ऑल। तो ये बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने टाइम निकाला। फैसल चौधरी साहब की बात को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो पॉलिटिक्स अगर टॉक एंड टॉक का नाम है तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा अगर ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ऑपोजिशन का बन जाता है तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा थ्रेट होता है गवर्नमेंट को। और हमने पीटीआई के टाइम में देखा कि पीडीएम अलायंस ने किस तरीके से हॉल्ट किए रखा उनको। लेकिन आपके सामने अगर स्ट्रैटेजी मौजूद है और आप उसकी तरफ नहीं जा रहे एंड यू आर रिजॉर्टिंग टू अनदर काइंड ऑफ लॉबिंग जिसके लिए आप समझते हैं कि वो आपका स्ट्रेंथ है, आपका प्लस पॉइंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट पीटीआई,
तो वो तो काम नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे एक्टिविज्म ने अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया, प्रोपेगेंडा टूल बन गया है रादर ये सारा मामला। इसमें अगर अब आप सच भी बोलेंगे सोशल मीडिया पे तो उस पर पता नहीं कौन बिलीव करेगा कौन नहीं, क्योंकि फेक न्यूज़ की भी भरमार है, डिस इन्फॉर्मेशन की भी भरमार है। फॉलोअर्स जो हैं वो फैक्ट चेक किए बगैर चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फैक्ट चेक में बिलीव नहीं करते, शायद समझते भी ना हो। सो डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद कि जिस इंटरनेशनल लॉबिंग ने और PR कैंपेन्स ने अभी तक फ़ायदा नहीं दिया, क्या उसी पे डिपेंड करना कोई अक्लमंदी है व्हेन इट कम्स टू PTI? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं PTI की। उनकी स्टेटेड पोजीशन मुस्तकिल यही चल रही है कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और वो गवर्नमेंट ने किया है। इस मामले को लेके सोशल मीडिया पे, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, एक तूफ़ान बरपा है जिसमें अगर ये कहा जाए कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट वीडियोस, फुटेजेस और वीडियोस शेयर की जा रही हैं जिसमें फैक्ट चेकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पावर अगर PTI का खासा है, जो कि है, तो अब तक की उनकी हिस्ट्री ये बताती है कि वो इस पावर का नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हालांकि अगर मौजूदा हालात में ड्यू डिलिजेंस के साथ, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर वो सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही शेयर करें तो ना सिर्फ उनकी कॉज को सपोर्ट मिलेगी बल्कि शायद वो अपने टारगेट्स के करीब पहुंच सकें। लेकिन अफसोस ये है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने को भी तैयार नहीं हैं, बल्कि क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं करते। इसका फ़ायदा सरासर गवर्नमेंट को हो रहा है। गवर्नमेंट मज़ीद एग्रेसिव हो रही है, प्रेसर्स में वीडियोस दिखा के ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि PTI एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाने वाली एक जमात है। फेक न्यूज़ की एक मिसाल ये है कि ओवरसीज़ बैठे हुए PTI के सारे लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर फ्यूल करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका क्रक्स ये होता है कि उनके बानी की जान को ख़तरा है, और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा होता है और हर एक अपना फ़र्ज समझता है कि वो इसका रिस्पॉन्स दे। इस बयानिए से होता ये है कि नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ सियासत का होता है, जो कि ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है। PTI खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और हर तनकीद करने वाले को अपना दुश्मन समझती है। इस सब का फ़ायदा, मैं दोबारा कह रही हूँ, सिर्फ हुकूमत को हो रहा है। अब तक के हालात ये बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत की तरफ देखें या अपोजिशन की तरफ देखें, कुछ नहीं बदला। इसके ज़िम्मेदार दोनों तरफ मौजूद हैं। अगर कोई फरीक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस देने की तैयार नहीं है तो ये कहना चाहिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट देने को भी तैयार नहीं है। हुकूमत कब तक इंगेजमेंट के बजाय कन्फ्रंटेशन को लेके चलेगी और PTI कब तक इस कन्फ्रंटेशन को प्लेट में रख के गवर्नमेंट को पेश करती रहेगी? ये एक कनंड्रम है। डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, इमरान शफकत साहब, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट आमिर खाकवानी साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर फाइंडिंग आउट टाइम फॉर अस। इमरान साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि चाहे बात गवर्नमेंट की करें या बात PTI की करें, किसी ने कुछ सीखा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो वाक़यात हुए हैं पिछले एक हफ़्ते में फ़ाइनल कॉल से रिलेटेड, इसके बाद पता नहीं ऑप्टिमिज़म कुछ माइंड्स में ये था कि शायद गवर्नमेंट भी अब थोड़ा सा स्लो डाउन करे और कुछ रूम बनाए बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए और पॉलिटिकल हल की तरफ जाने के लिए। और यही चीज़ PTI के लिए भी जहन में थी कि शायद इतनी एग्रेसिव पोस्चरिंग के बाद उन्होंने भी कुछ सीख लिया हो या समझ लिया हो, लेकिन चीज़ें वैसे ही हैं जैसी थीं। अभी चाहे आप वज़ारत दाखिला की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उसकी बात करें, अतात आरर ने सेक्रेटरी दाखिला के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी बात करें, वेरी एग्रेसिव पोस्चरिंग और बड़ा एक हेल बेंट स्टांस नज़र आ रहा है कि PTI को मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। उधर PTI की जो इंटरनेशनल लॉबिंग और सोशल मीडिया की एक्सेस है उन तक, और वहाँ जो वो अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हमें स्टेट ऑपरेशन का सामना है, वो इतनी इन डेप्थ है कि मैं अगर आपके साथ शेयर करूं द लिस्ट ऑफ द चैनल्स जिनको उन्होंने एक्सेस किया है तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इट इज़ AFP न्यूज़, अल जज़ीरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलियाज़ वॉइस ऑफ द सेनेटर्स, BBC न्यूज़, कैपिटल कॉर्नर, CNN, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, फ्रांस 24, स्काई न्यूज़, TRT वर्ल्ड, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसमें जो अजीब बात है वो ये है कि इन्होंने अपनी फुटेजेस
सब इन तक पहुंचाई हैं, इनका स्टांस सब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा है और वो उसी को छाप रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो आप किस तरफ देख रहे हैं हालात को जाते हुए? देखें, बात ये है कि जितना प्रेशर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेवलप किया था, मुज़ाकरात, उस प्रेशर के बाद जो नतीजा निकलता है वो एक सियासतदान अगर होगा तो वो उस प्रेशर को यूटिलाइज करेगा और कमज़ोर को फील करवाएगा कि वो इस वक्त कमज़ोर है। और मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं जब पावरफुल आदमी या पावरफुल फ्रीक समझ रहा हो कि गेम उसके हाथ से निकल चुकी है, लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक खास सतह तक प्रेशर को लेके तो आई, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो पिछले 2-3 साल से जितना प्रेशर डेवलप कर रही थी उसका इजहार उन्होंने 24 को किया टेक्निकली, लेकिन वो सारे का सारा रायगां चला गया। अब हुकूमत जो है वो एक विनिंग स्टैंड के ऊपर खड़ी है एक तरह से। उसके पास इसका इखलाकी जवाब भी है। उसके पास इखलाकी जवाब ये है कि ये तो बातचीत करने नहीं आए थे, हम तो इनको बैठने के लिए जगह दे रहे थे, हम कह रहे थे कि ये जाके कहीं पे बैठ जाएं, मेहमान यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद हम आपके साथ बैठ के कोई बातचीत कर लेंगे। इन्होंने, हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक कमेटी भी तश्कील दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ से बुशरा बीबी की तरफ से एक ही बात थी कि वो कहीं और नहीं जाएंगी बल्कि सीधा डी चौक जाए। और उसका नतीजा फिर ये निकला कि हुकूमत जो है उसके पास इखलाकी जवाब भी आ गया, उसके पास इंतजामी ताकत पहले से थी, और ये जितना इन्होंने प्रेशर डेवलप किया था उसका सारे का सारा असर जो है वो जाहिर यूं हुआ कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो इस पूरे प्रोसेशन को लीड कर रहे थे वो खुद वहां से भागे हैं। और इस वक्त 2000 के करीब बंदा हुकूमत क्लेम करती है कि वो गिरफ्तार हैं। लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमलावर थे या एहतजाज कर रहे थे, आप यूं कह लें, लेकिन उनमें से कोई भी एक रुकने असेंबली नहीं है, कोई भी एक इनका काबिल जिक्र लीडर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एक हवा खड़ा किया था वो हवा जो है वो पानी का बुलबुला साबित हुआ है। अब हुकूमत इनके साथ 24 को ही बल्कि 26 को ही उन्होंने इनकार कर दिया था कि अब आपके पास टाइम नहीं है, वो गुजर चुका है, अब आपके साथ जो है वो जो रियासती ताकत है वो डील करेगी। ये सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, एक सियासी अमल शुरू होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये किसने करना है? उस फ्रीक ने जो जीत चुका है। दैट इज द मेन क्वेश्चन, किसने करना है? और गिवन द रियलिटी के, आमिर खाकवानी साहब आपकी तरफ आऊंगी, गिवन द रियलिटी की वी ऑल नो, जिससे भी बात करें पीटीआई में, अगर उनसे ये भी पूछें कि आइंदा आपकी कौन सी लीडरशिप इमर्ज करेगी, जो कि सियासी है या जो कि ख़ानदानी है, तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, हमें तो जो ऑर्डर बानी पीटीआई की तरफ से आएंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। साथ वो ये भी कहते हैं कि यहाँ कोई ख़ानदानी मामला तो है नहीं, ये मौरूसी सियासत में तो हम बिलीव नहीं करते, लेकिन साथ साथ उधर से डायरेक्शंस भी ले रहे हैं, रादर उन्होंने लीड किया इस सारे मामले को। एक कंट्रोवर्सी तो ये है अराउंड देम। दूसरा, जिस तरह मैंने कैंपेन की बात की जो इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद कासिम सूरी साहब जो कि पाकिस्तान में हैं भी नहीं, वो बाहर से बैठ के इस तरह के ट्वीट्स करते हैं जिसमें लोगों को इंसाइट किया जाता है, जिस तरह बानी पीटीआई की जान को बहुत ख़तरा है, ये लोगों को इंसाइट करने वाली बात है, और महज़िब माशरों में इंसाइटमेंट भी क्राइम होता है। और उसके बाद फिर जैक गोल्डस्मिथ की ट्वीट आ जाती है जो कहते हैं कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट स्पीक अप। ये कब समझ आएगी पीटीआई को कि अभी तक उनकी इस इंटरनेशनल लॉबिंग का उनको सिर्फ नुकसान ही हुआ है, या नहीं आ सकती समझ, वो इसे अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं? तो सच्ची बात है, अभी आपने पहले भी बात की, अभी दोबारा भी मुझसे सवाल में ये कहा, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाया कि अल जजीरा को, एएफपी को, राइटर को या किसी आलमी अदारे को अगर पीटीआई अपने फुटेजेस जो उनके ख्याल में उन पे जो क्रैक डाउन हुआ या फायरिंग हुई या गोलियां चली या जो भी हुआ, उसकी अगर फुटेजेस भेजती है, अपना वाकई उनको भेजती है, तो एंटी स्टेट कैसे होगी? मतलब हमने तो यही देखा है हमेशा से। मियां नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे थे या मुश्किलात थी मुस्लिम नून के लिए 2018 से लेके, तो वो भी इंटरनेशनल मीडिया को अपना वाकिफ क्यों ना बताएं, ना को आप मीडिया को ना बताने की क्या कोई एक भी दलील हो सकती है? नंबर वन, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये फुटेजेस शेयर करना एंटी स्टेट है।
सुन लीजिए, मैं आपने एंटी करेक्शन स्टेट कर कहा दूं ना, ताकि आपका बिल्कुल आंसर राइट डायरेक्शन में हो। मैंने ये नहीं कहा नहीं, एंटी स्टेट आपने है, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो उनकी एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है इंटरनेशनल मीडिया को पहले एक्सेस करना और वहाँ पहले चीज़ें पहुँचाना, यही वो लोकल जर्नलिस्ट के पास भी आ सकते हैं, यहाँ भी वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। नतीजा यहाँ नहीं, पे आप शेयर ये करने का ना करने आप का ये है मेरा कि सारे देखिए कह रहे हैं कि ये फुटेजेस देखिए कॉन्कॉक्टेड हैं, पुरानी हैं, AI जनरेटेड हैं, तो लेट्स शेयर देम हियर एंड हैव अ फोरेंसिक। देखिए बात सुने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का, BBC का, राइटर्स का, AFP का, अल जजीरा का जो चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के जो पैमाने हैं, हमारे लोकल मीडिया से कम से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर है। वो ग्राउंड उनके पे पास मौजूद टेक्नोलॉजी हैं के इन भी चीजों ज्यादा को जदीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सॉरी आमिर साहब, बात सुनिए सॉरी, आपने आई हैव टू मेक इट अ डिबेट, आप ठीक मेरा जवाब तो है? मुझे ये सुनिए ना, बता दें कि आप- ग्राउंड आप पे मेरा- हम लोग जो यहाँ जर्नलिस्ट नहीं, बैठे देखिए- हुए हैं, हम जाते हैं तो हमें वो लोग कुछ दे ना रहे हो और इंटरनेशनल नहीं, मीडिया देखिए, को दे बात रहे हो, सुनिए, तो वी कांट इवन बात- क्वेश्चन मेरी दैट। बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात, मुझे जवाब ही नहीं देने देंगी, अगर मुझे बोलने नहीं गो देंगी तो अहेड, फिर फायदा लेकिन कोई मैं नहीं इसको ना। डिबेट में रखूंगी, इट इज लेकिन आप नॉट मेरी सपोज्ड बात टू का बी अ आप मेरा जवाब मोनोलॉग। तो सुने ना। इसी इंटरनेशनल मीडिया, हम में से बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से लोग इंटरनेशनल मीडिया पे लिख रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, BBC के, AFP के, राइटर के, वो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं ना। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल मीडिया में आप अपनी कुछ, एक तरफ तो ये PTI के बारे में मैं एक इंटरनेशनल लॉबिंग US में जाके करना, UK में करना, यूरोप में करना, यूरोप के बाकी मुल्कों में, वो एक अलग चीज है। लेकिन मीडिया को रिपोर्ट्स भेजना वो अलग मैं चीज बिल्कुल नहीं कैसे समझता है? कि ये इट इज पार्ट ऑफ देयर PR ये कैंपेन। वो अगर अलग चीज आप कैसे है? एक पार्टी को देखें, बात ये है, उस दिन बहरहाल क्रैकडाउन हुआ, तहरीक इंसाफ के लोग खुद तो धरना छोड़ के नहीं गए ना। ऐसा तो नहीं होगा उन्होंने धरने को उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया चले गए। उन पे क्रैकडाउन हुआ, उन पे शेलिंग हुई, उन पे हुआ, गोलियां चली, और उनमें कैजुअल्टीज की तादाद में कमी बेशी हो सकती है। उनके बहुत मुबालगामेज दावे हैं PTI के जो गलत हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दावे किए, और बाज़ जो बहुत ही अहमकाना है, बिल्कुल ही मुज़क्किर दावे किए हैं, लेकिन बहरहाल कैजुअल्टीज हुई हैं। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अमन मीर और से लोग वगैरह भी ये बात कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं। that is where I was hammering my point। यही मैं कह रही थी कि जब आपके लोकल यहाँ के लोग आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जिस लेवल पे नहीं, आई कांट शेयर इट बिकॉज मेरी सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज होती हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं, और ना मैं इसको सेंसेशनल बना रही हूँ। इमरान साहब, मैं बात करने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये माजी में भी ऐसा करते रहे हैं और कोई हर्ज नहीं है फॉरेन मीडिया के साथ बातचीत करने में, लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसा टाइम आ गया है जहां यू नीड टू रीथिंक योर स्ट्रैटेजी, उसमें भी वैसे ही पोस्चरिंग करना जैसे आप माजी में करते रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखें, बात ये है कि BBC ने की थी ये हालातों के ऊपर, और कुछ हमारे मकामी जो दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे मकामी अखबारात और या अपने सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, तो वो स्टोरीज भी आप पढ़ लें तो वो कोई इंटरनेशनल जो सहाफत के मेयारात हैं उनके ऊपर तो पूरा नहीं उतरती। तो अभी तक हम जो हैं वो लाशें ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हर वर्कर, और फिर उसका तो खासा ये है कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर पूरा अबूर हासिल है, तो हर बंदे के पास, उनके पास ये कैमरे भी थे, सारा कुछ था, मोबाइल वगैरह भी थे, तो कोई ना कोई आ जाती, कोई ना कोई तस्वीर, कुछ इस तरह के मामला की। इतनी अगर कत्लो गारत हुई है, AI जनरेटेड, इन्हीं के लोग जो बड़े मशहूर पाकिस्तान के सहाफ़ी भी, दानश्वर भी हैं, उनके अकाउंट से ये तस्वीर शाया होती रही हैं, चलती रही हैं। तो ये झूठो झूठ 44, हम पंजाबी में कहते हैं झूठो झूठ 44, ये वो वाला काम कर रहे हैं। बाकी इनकी जो वतन दुश्मनी है, मैं सिर्फ ये मेरा सवाल है कि इससे चलें इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना और झूठी चीज़ें, सच्ची चीज़ें उन तक पहुंचाना उनका हक है। तो क्या IMF को खत भी लिखना उनका हक था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज तक की जो सियासत है, क्या वो बड़ी डेमोक्रेटिक है? उनकी सारी जो सियासी असूल हैं, जमहूरी असूल हैं, उनके मुताबिक है? ये ऐलान करके आना कि हम कफन बांध के जा रहे हैं, यानी कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, क्या इसको एक खालिस्तन, और ये दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के जो जमहूरियत को मापने वाले पैमाने हैं
उन पर पूरा उतरती हैं। बहुत शुक्रिया और उनके इमरान फायदे में शफकत भी साहब है, और आमिर उनके खाकवानी फायदे में साहब। द थिंग इज कि किसी भी पार्टी की किसी भी पोस्चरिंग पे बात करना और एग्रेसिवली बात करना एक क्रिटिकल बिहेवियर होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग इज़ असेंशियल इन ऑल प्रोफेशंस। और जर्नलिज्म में अगर हम डीप डाउन जाके एनालिसिस करना चाहते हैं तो हर तरह के बिहेवियर को क्वेश्चन करना पड़ेगा, चाहे वो पीटीआई का बिहेवियर हो, चाहे वो सियासतदानों का जनरली बिहेवियर हो, या सिटिंग गवर्नमेंट का बिहेवियर हो। दोनों तरफ अगर अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे लोगों को, या दोनों तरफ की बात नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म। बहरहाल कुछ ऐसी ही सूरत हाल, जिस तरह का डर्थ हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मामला नहीं जा रहा, उसी तरह एक और सतह पे भी प्रॉब्लम पेश आ रही है, और वो है इकॉनमी से रिलेटेड जो इंटरनेट यूज़र्स हैं। अगर इकॉनमी को आगे लेके जाना है तो कंसिस्टेंटली इंटरनेट को स्लो डाउन करना, आपको क्या लगता है उससे मसले हल होंगे? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अगर मुल्की हालात आपको बहुत स्ट्रेस दे रहे हों तो सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है पाकिस्तान की मीम इंडस्ट्री। डिजिटल इकॉनमी फ्यूचर है, दुनिया इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि इंटरनेट के मसले से बाहर ही नहीं आ पा रहा। ये जो शार्क है ये जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसा सिर्फ वो पाकिस्तान की केबल के साथ ही क्यों करती है, जबकि हमारी मिनिस्टर कह रही हैं कि इंटरनेट फ़ाल है। इस कनंड्रम को रिजॉल्व करते हैं और एक IT एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ कमल चीमा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है। कमल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो गवर्नमेंट है वो तो मुस्तकिल डिनाई कर रही है कि कोई इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं। आज भी जो टेक्नोलॉजी की हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंटरनेट मुकम्मल फ़ाल है, बट अगर मैं कोट करूं ट्रिब्यून को उनको, तो उन्होंने लिखा है कि डाउन डिटेक्टर हैज़ कन्फर्म्ड कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन मुस्तकिल एज ऑफ टुडे चल रही है। और हमें पता है ये आज से नहीं है, कई दिनों से है, और अगर हिस्ट्री में जाएँ तो महीनों से है। अब किस तरफ जा रहे हैं हम व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी ऑफ इंटरनेट, फ्रीलांसर्स? वैसे ही ये चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं ना, कम्युनिकेशन, बिजनेसेस, एंड सोशल एंगेजमेंट। किस तरफ जा रहे हैं हम? देखें, इंटरनेट तो डिस्ट्रप्टेड है। आज मैं खुद इंटरनेट इस्तेमाल करी थी 4G पे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप पे, मैसेजेस जो है वो प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस चले जाते हैं, मगर ऑडियो मैसेजेस और नहीं बहुत जा सारी जो रहे। अटैचमेंट्स होती हैं PDF वगैरह वो नहीं जा रही, तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रही। बल्कि अगर VPN लगा के भेजें तो तब भी नहीं जा रही। मज़े की बात ये है। तो इसलिए जो है वो इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन है, बिल्कुल है। और इस तरह की चीज़ जो कि आप सिलेक्टिव चीज़ें, जैसे व्हाट्सएप है उसके अंदर अगर आप सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो ब्लॉक हो रही हैं, तो वो अचीव होती है किसी ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू, जैसे कोई ना कोई फायरवॉल या कोई ऐसी चीज़ DPI जो कि सर्टेन किस्म की जो ट्रैफिक होती है विद इन एन ऐप, उसको वो ब्लॉक कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये ऐसे नहीं, मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ इंटरनेट की ब्लॉकेज या इंटरनेट थ्रॉटलिंग से नहीं होती। ये दिस हैज टू बी there's some sort of an external device which can block certain media apps। इसका मतलब है कि जो इंस्टाग्राम, अंदर certain media types block हो रही फेसबुक, है। व्हाट्सएप, इस सब में जो डिस्ट्रप्शन आ रही है वो जनरली इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस की वजह से नहीं है। देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल डिवाइस जो टारगेटेड डिस्ट्रप्शंस इन ऐप्स में भी कर। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी, बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर जो कुछ चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, टेक्निकली उसके लिए मुझे नहीं पता कि हमारे पापा हाँ, क्या हो रहा है, मैं किसी पे कोई वो नहीं लगाना चाहती, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहती, मगर जनरली टेक्निकली स्पीकिंग इस तरह की जब चीज़ होती है कि एप्लीकेशंस के अंदर सर्टेन मीडिया टाइप सिर्फ ब्लॉक हो रहा हो, वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस, किसी फायरवॉल, DPI के थ्रू ही हो सकता है, जितना कि मेरी टेक्निकल नॉलेज है। ओके अच्छा, वैसे एक एस्टिमेट दे सकती हैं आप कि जब इस तरह डिस्ट्रप्शंस होती हैं, मैं इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की जनरली बात कर रही हूँ, तो हम रोज़ाना इकोनॉमी में कितना लूज़ करते हैं? देखिए, ये तो पाशा के काफ़ी सारे फिगर्स हैं इसके ऊपर कि जो जब इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस होती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, लाखों में, कोई फिगर मैं देख रही थी कि 30 लाख से फ्रीलांसर्स हैं, उसके अलावा रिमोट वर्कर्स हैं। पाकिस्तान में IT सेक्टर है बहुत बड़ा जो कि इंटरनेट पे रिलाई करता है। इंटरनेट इज़ नॉट अ नाइस टू हैव और एन एंटरटेनमेंट, इट इज़ नाउ
एसेंशियल टूल फॉर इकोनॉमी, मतलब एसेंशियल टूल है जिसकी वजह से लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेट की जब डिस्ट्रप्शन होती है तो डायरेक्टली अब आप देखें इसको आप कर लेना कि आप 2.7 to 3 बिलियन डॉलर्स अगर आपकी साल की आईटी एक्सपोर्ट की इनकम है तो आप इसको कर लें कि दिन में कितनी इसको डिवाइड करें बाय 365, आपको पता चल जाएगा कि दिन में कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिस्ट्रप्शन या कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। और देखें ये सिर्फ जितना जब इंटरनेट, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब इंटरनेट बंद होता है तो सिर्फ उस दिन की जो डिस्ट्रप्शन है, सिर्फ माली नुकसान उस हद तक नहीं होता, माली नुकसान जो है वो होता रहता है बाद में भी, क्योंकि यू लूज क्लाइंट्स। वो क्लाइंट्स जो है वो आपके चले जाते हैं और उनको पता है कि जी आपने जो कमिटमेंट किया उस पे आप डिलीवर नहीं कर रहे। जब उन्हें पता चलता है कि जी इस मुल्क में Why जितने भी would they freelancers हैं, contact you again? why would they contact you again? Why would they give you business again? Why would they give business to anybody in Pakistan when they know that Pakistan's internet They is would rather give it unpredictable? to India, they would rather give it to Bangladesh, and this is exactly what is happening. Yes. Thank you so much Kamal for joining us. The thing कि अगर आपकी पॉलिसी ये है इस वक्त की गवर्नमेंट की कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं डिजिटल इकोनॉमी पे और आप लैपटॉप्स भी दे रहे हैं नौजवानों को और ऐसी एप्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि आगे जाके सोशल इंटीग्रेशन में और सोशल हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल उसमें हेल्प करेंगी, तो उन एप्स को चलाने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए। सो गवर्नमेंट की अपनी वर्किंग के लिए भी इंटरनेट जो है दैट इज़ एन इंटीग्रल थिंग नाउ, फाउंडेशनल थिंग नाउ, नॉट टू टॉक ऑफ कि इंटरनेशनली तो अब इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ द फंडामेंटल राइट। सो हर चीज़ का हल बंद कर दो नहीं है, और जितनी दफ़ा भी आप बंद करते हैं आप पीछे जाते हैं, उसके बाद आपको फिर वेट करना पड़ता है कैचअप करने के लिए, बट बाय द टाइम यू कैच अप आप फिर बंद कर देते हैं। सो वट एवर पोलिटिकल रीजंस आर देयर उसकी बेस पे इकोनॉमी सफ़र नहीं करनी चाहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।